यही समझें कि जब आप एक डिग्री ले लें तो आप भागें एक्सपीरियंस के लिए। जब आपको एक्सपीरियंस होगा और बीटेक, एमटेक, एफबीए ये सब चीज़ आप आराम से कर सकते हैं, बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट में एक यूएस की कंपनी एनकार्डियोराइट में प्रेजेंट में इंजीनियर, पैशन है फुल टाइम वाला, वो गिटार है। सो ऐसे टाइम में एक हॉबी का रखना और एक ऑन द अदर हैंड एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टिल दे आर वेरी कनेक्टेड। तो आपको क्या लगता है हॉबी की कितनी इंपॉर्टेंस है और आपकी गिटार की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? लाइफ में खुद अपने डिसीजंस के लिए रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर उससे आपको बहुत सीरियस सर्कमस्टेंसेस आगे चल के फेस करने पड़ेंगे। सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती। अगर आप सक्सेस के 4 C's को देखो तो उसमें से एक C बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप कंटिन्यूसली बूंद बूंद गिराते रहें तो किसी पत्थर की औकात नहीं है कि वो टिक पाए। ऐसा ही कुछ होता है स्किल्स के साथ में, ऐसा ही कुछ होता है सक्सेस के साथ में। तो आज मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं गिटार के क्षेत्र में, और इनका जो म्यूज़िक के प्रति डेडिकेशन है वो देख के, मतलब ये जो एग्जांपल मैंने अभी बोला, ये मुझे उनका म्यूज़िक का डेडिकेशन देख के आया, तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ इनसे। और आज हम इनके म्यूज़िक के करियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक इंजीनियर भी हैं तो इंजीनियरिंग के करियर के बारे में बात करेंगे, आगे क्या अवसर आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इनसे हम एक गाना भी सुनेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूँ बट हमारे दर्शक आपसे थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ, इसलिए थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम प्रखर मिश्रा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मेधा का एलुमनाई हूँ। देन प्रेजेंट में एक यूएस की कंपनी एनकार्डियोराइट में प्रेजेंट में इंजीनियर हूँ। देन उसके अलावा मेरा पार्ट टाइम पैशन जो है, पार्ट टाइम नहीं है, इट इज़ फुल टाइम पैशन, देयर इज़ नो पार्ट टाइम पैशन फॉर मी। सो मेरा जो पैशन है फुल टाइम वाला वो गिटार है। सो मैं लीड गिटारिस्ट हूँ, बेसिकली लीड्स बजाता हूँ, देन वोकलिस्ट, गाने भी सॉर्ट ऑफ, हाँ ओके। देन मैं गियर कंसल्टेंसी करता हूँ कि आपको गियर कौन सा चाहिए, आपको कितने का गिटार खरीदना है, कितने का आपको वायलिन खरीदना है, ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, लोगों को सजेस्ट करता हूँ। देन उसके बाद मैं ऑडियो एंड मिक्स इंजीनियरिंग भी करता हूँ। तो हाँ, ये बेसिक कुछ मेरे हैं, बाकी और भी बहुत सारे शौक हैं। उसमें से सबसे फेवरेट मेरी हॉबी है दूसरों की हेल्प करना अनरिलेंटलेसली, कि आप किसी चीज़ के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप बस करने के लिए कर रहे हो, उससे आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए। तो ये भी एक मेरी हॉबी है, तो इसको भी मैं डे टू डे फॉलो करता हूँ जितना हो सकता है। हाँ, तो कमाल की बात आपने कही, मतलब मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ आपकी पूरी की पूरी जर्नी को देख के। तो शुरू से शुरू करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप एक इंजीनियर भी हैं, साउंड इंजीनियरिंग भी करते हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, आप बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं। तो इंजीनियरिंग में आपका कैसा आना हुआ और कैसी जर्नी रही आपकी इंजीनियरिंग के अंदर में? एक्चुअली जब मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा था तो बचपन से एक ड्रीम था कि मेरे को कार्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि यार कार्स में इंटरेस्ट है तो क्या करना चाहिए, जो आप जैसे होता है ना कि आप बचपन में आप छोटे होते हो क्लास 9th-10th के अराउंड, तो आपको ये होता है कि यार जो लोग कार बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो पहले तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लिख के आएगा हाँ मतलब 2000 ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। तो जब ये पता लगा टर्म, तो मुझे लगा कि यार जब मेरा इंटरेस्ट कार्स में तो मैं वही करूँगा, सिंपल सी बात है, ऐसा लगा था। तो फिर जब उसमें मेरा इंटरेस्ट बन गया तो मेरा ऑलमोस्ट 10th तक यही था कि मुझे यही करना है, 10th तक या 12th तक यही था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने देन डिप्लोमा, जब मैं आया मैंने डिप्लोमा देखा, उसके लिए एग्ज़ाम दिया, सब कुछ, देन कॉलेज में मुझे मिला। तो जब मैं वहाँ पर गया तो पता लगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो है प्रेजेंट में स्टेटस बहुत ख़राब है इंडिया में, मतलब इतना बडिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चली जा चुकी है। जैसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा फोर्ड है, और जो है सुजुकी के भी कई यूनिट्स जो हैं वो जा चुके हैं, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके आउटलेट्स चले गए हैं। हाँ, नो डाउट अब प्रेजेंट में नई कंपनीज आ गई हैं, बट उनके भी सिर्फ आउटलेट्स हैं, उनके कोई यूनिट्स नहीं है, वो यहाँ बनाती नहीं है, वो बाहर से बनती हैं और देन यहाँ आती हैं सेल होने के लिए। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, इंजीनियर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन अब होगा क्या, कैसे बनना है इंजीनियर, किस चीज़ का इंजीनियर, कुछ नहीं पता था। तो तब एक मन में आया कि यार ये मोटर और ये जो मैग्नेट से इन सबसे बड़ा बच्चों ने प्यार था, तो चलो ठीक है इसी से रिलेटेड कुछ ढूंढते हैं। तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो उसके बाद हम रिसर्च करी, पढ़ा, थोड़ा सा जाना। फिर एडमिशन का भी प्रेशर था कि यार एडमिशन लेना है, नहीं टाइम निकल जाएगा तो नहीं ले पाएंगे और फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज़ किया, बहुत ही हार्ड से कि हाँ चलो देखते हैं क्या होगा। फिर जब मैं उसमें गया, मैंने उसमें थोड़ा पढ़ा, स्टडी करी, और भी चीज़ों को मैंने देखा, तो पता लगा कि यही वो ब्रांच है जिसे मुझे परस्यू करना था। एक्चुअली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कभी थी ही नहीं, वो परस्यू नहीं करनी थी, मुझे यही करनी थी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मुझे अपना समझ में आ गया। तो आप जब
किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो तब आपके मन में जो होता है और आप जब सच में वो करने लगते हो तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लोगों को लगता है कि यार जो वो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है। नो डाउट सोचने से करने पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके थॉट्स अगर पॉजिटिव है तो आप करोगे भी पॉजिटिव, थॉट्स नेगेटिव तो आप नेगेटिव ही करोगे। सर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ रोकूंगा। जैसे आपने यहाँ पे एक चीज़ बोली कि आप जब करके देखते हो तो ओरिजिनल जो एक चीज़ निकल के आती है वो कुछ और आती है, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड ये भी बोलते हो, मतलब मैंने आपको देखा भी, आप बहुत रिसर्च करते हो, चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी जुटाते हो। तो रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर में? देखिए रिसर्च की इम्पॉर्टेंट सिंपल है कि आप अगर हमारी ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़ें थोड़ी सी, तो ह्यूमन एनालॉजी अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे, साइकोलॉजी भी आप अगर पढ़ने लगे, ह्यूमन हिस्ट्री देखिए, तो सबसे पहला जो हमने जो अपने कॉन्टिनेंट्स डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, तो वो सब के सब जो है एक रिसर्च के थ्रू आए हैं। वो किसी कोई बंदे गए होंगे वहाँ पर, कुछ हमारे जैसे ह्यूमंस होंगे, वो गए वहाँ पर और उन्होंने उस ज़मीन का जायज़ा लिया। अब उस टाइम पे आपके पास टेप्स और मेजरिंग सिलेंडर्स नहीं थे, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, आपने सिंपली एक लाइन खींच करके डिसाइड कर दी कि ये हमारी टेरिटरी है, आपकी है, हम ग्रुप ए हैं, आप ग्रुप बी हो, आप सेटन को फॉलो करते हैं, हम जीसस को फॉलो करते हैं, एज सिंपल एज दैट। पहले यही था, पहले कोई ऐसा ऐसा रिलीजन नहीं था। तो जब ऐसा हुआ तो उसी से शुरुआत हुई कि जब वो एक ज़मीन का टुकड़ा किसी ग्रुप ए के नाम था, तो पता लगा कि आगे आने वाले ह्यूमन से रिसर्च करेगी भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं। फिर सबसे मेन चीज़ है कि हम इंडियन हिस्ट्री देखें अगर, या फिर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कितने भी टर्म्स हम सुनते हैं आजकल इंग्लिश में, तो वो सारे ना ज़्यादा ग्रीक या रोमन वर्ड से निकल के आते हैं। तो यानी कि इन सब का ओरिजिन वहीं से आया हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर रिसर्च देख रहे हो कि ह्यूमंस बहुत पहले से कर रहे हैं, तो आज आप जो ऐशो आराम देख रहे हो, आपके पास घर में टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, कूलर है, एसी है, तो ये सब एक रिसर्च के थ्रू ही आया है। तो आप अपने खुद को इवोल्यूशन को देखिए कि वो रिसर्च के थ्रू आया है। तो अगर आप अपनी लाइफ में खुद अपने डिसीजंस के लिए रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर उससे आपको बहुत सीरियस सर्कमस्टेंसेस आगे चल के फेस करने पड़ेंगे, जो कि अगर मैं किसी को समझाऊं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो इसीलिए आप लाइफ में रिसर्च हर चीज़ पे करें, किसी चीज़ को छोड़ें मत, और ये मत कहें कि ये मेरे फील्ड का नहीं है तो मैं रिसर्च क्यों करूँ। अब मैं हूँ सपोज, तो मुझे कॉमर्स का नहीं पढ़ना चाहिए ना टेक्निकली, क्योंकि भाई मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर साइंस से भी हो ना, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, आप अगर इंजीनियर भी हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आनी चाहिए। सपोज कॉमर्स में मार्केटिंग, प्रेजेंट के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग है, आगे चल के ये डिजिटल मार्केटिंग किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो रहेगा मार्केटिंग ही। तो आपको ये आनी चाहिए। आपको पूरी तरीके से, आप किसी फील्ड से हो, कंप्यूटर की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की फुल नॉलेज टू द फुलेस्ट प्रेजेंट के टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि टेक आजकल के टाइम पे एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है। इस पर आप देखते होंगे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर चीज़ का एक तरीका सर होता है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल मेरा और है। जैसे आपने कहा टेक की बात की, आपने कहा बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, स्पेशली इस समय बहुत बड़े मीम बनते हैं कि आप इंजीनियर हो तो आप बेरोजगार हो। हाँ, तो ऐसे में अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इस फील्ड में उसका कितना फ्यूचर है? और लाइक लोग बहुत ही शिकायत करते हैं उनको जॉब नहीं मिलती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए एक्चुअली कहीं ना कहीं ये शिकायत मैंने तो कभी नहीं करी पर्सनली, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे कलीग्स ने बहुत करी है कि यार, मतलब मुझे से कहते थे कि यार क्या यार डिप्लोमा कर रहे हो, क्या ही होगा, नौकरी थोड़ा ना मिल जाएगी, कौन सा तुम अमेरिका की कंपनी में पहुंच जाओगे, कौन सा तुम्हें रशिया की कोई कंपनी ले लेगी। तो उनका कहना तो था, बट मेरा क्या था कि मेरा बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं लाइक लकीर पे चलने वाला आदमी हूँ कि अगर मैंने कसम खा ली है कि मुझे छोटे से स्टार्ट करना है, भले ही पैसे रुपए इन सबसे मतलब नहीं, इन्वायरमेंट से भी मतलब इतना नहीं होना चाहिए, तो आप अगर छोटे से स्टार्ट करोगे तभी आप बड़े पे पहुँचोगे। तो मैंने भी जब अपना इंजीनियरिंग ख़त्म किया तो कई टाइम तक मैं ऐसे खाली रहा। सितंबर में मुझे याद है 30 सितंबर को हमारा रिजल्ट आया था। तो उसके बाद मैं ना दिसंबर क्या है, ऑलमोस्ट नवंबर तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठा रहा अपना ऐसे चिल मारा, जैसे सब हर कोई करते हैं आजकल के बच्चे। तो आई एम नो डिफरेंट, तो वो हुआ। लेकिन फिर जब मुझे अंदर से एक आवाज़ है कि भाई अगर आप यही करते रहोगे तो आगे का क्या होगा, आपका ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, क्या करोगे आप। तब जब ये आवाज़ आई तो मैंने कहा भाई अब कुछ करते हैं। तो फिर मैंने सीरियसली परस्यू किया, थोड़ा रिसर्च किया कि हाँ यार कहाँ कहाँ जॉब, लखनऊ में आप जहाँ रह रहे हो पहले वहाँ का देखो। तो क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो ऐसा नहीं कि वो जगह बिल्कुल बेकार है, वहाँ कुछ भी नहीं है, होता बहुत कुछ है, बट एक्चुअली लोग जहमत नहीं उठाते कि जा करके देखें। तो प्रॉब्लम उन्हीं की है, उन कंपनीज़ की नहीं है। वो आपके घर नहीं आएंगी जॉब लेकर के, आपको जाना पड़ेगा। तो मैं भी गया, मैंने भी छोटी छोटी कंपनीज़ में काम 2 महीने 3 महीने जितने मुझसे बन पाया मैंने किया। और फिर जब मैंने वहाँ काम कर लिया तो मुझे एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का नॉलेज मिला कि भाई ऐसे से होता है। फिर मैंने परस्यू किया बड़ी कंपनीज़ को, उसमें से मेट्रो भी एक थी, तो मेट्रो में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट ड्यू टू कोविड रीजन्स मैं जा नहीं पाया आगरा में। मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लाइफ अगर है तभी सब कुछ हो पाएगा। तो उसके बाद में कुछ टाइम तक फिर से थोड़ा सा साइलेंस रहा मेरी लाइफ में, मतलब रिलेटेड इंजीनियरिंग, बट मैंने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ी। मैंने कहा मेट्रो ना सही बट उससे भी बेटर कंपनी ढूंढते हैं। तो उससे बेटर कंपनी भी मुझे मिल गई लखनऊ में ही, एनकार्डियो।
तो ये एक्चुअली जिस कंपनी में मैं प्रेजेंट में हूँ ये यूएस बेस्ड है, यूएस प्लस इंडियन बेस्ड दोनों है। और इनका सबसे ज़्यादा काम अरब स्टेट्स पे चल रहा है प्रेजेंट में। बुर्ज खलीफा की 50th फ्लोर तक जो इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इन्होंने लगाए हैं, लोटस टेम्पल से लेकर के ताजमहल, हर जगह इनके मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, टनल्स, डैम्स और सब कुछ ये बनाते हैं। तो लाइक इनका वर्ल्ड वाइड हर कंटिनेंट में इनके ऑफिसेज हैं। तो ऐसी कंपनी ढूंढना, फिर उसमें जा करके CV देना, क्योंकि कंपनी को जैसे मैंने बताया आपको खुद अप्रोच करना है, तो आप जा करके CV उसको दोगे। फिर सबसे मेन चीज़ है CV में दम होना चाहिए। अगर आपकी CV में स्किल सेट और आपका पैशन और ये सब चीज़ें झूठ लिखी हैं, तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे और आप वो चीज़ सही नहीं बताओगे तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। झूठ बोल के इंटरव्यू में कभी किसी का सिलेक्शन ना हुआ है ना होगा। तो सबसे सिंपल सी बात है कि आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये होप तो बिल्कुल मत छोड़िए कि यार क्या ही है, डिप्लोमा करें नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी मिली। बस मैंने बताया ना कि जैसे कि आप छोटे से स्टार्ट करोगे तब आपको नॉलेज होगी, देन आप बड़े पे जाओगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छोटे से स्टार्ट करके काफ़ी आगे जाओ। सर, आपके इसी सवाल से मिलता जुलता मेरे मन में क्वेश्चन आया है, क्योंकि आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि मतलब एक तरफ लोग कहते हैं एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रैक्टरी एक ये भी बात होती है कि आपको एकेडमिक्स में भी मतलब एक्सेल करना चाहिए, आपके पास एकेडमिक डिग्रीज अच्छी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, स्पेशली कोविड के बाद में ये डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब गलत हो रही है, लाइक आप पास होते चले जा रहे हो, तो आपके में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो बट आपके पास एक्सपीरियंस या वो नॉलेज ना हो। तो ऐसे में आप किसे इंपॉर्टेंट मानते हो, एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? देखिए, अगर आप अब सबसे सिंपल सा अगर टर्म बोलें तो हर इंसान जो अपनी लाइफ में एक एजुकेशन सिस्टम 12th के बाद उठाता है कुछ ना कुछ। सपोज इट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट होता है वो डिप्लोमा सपोज। तो कोई भी एक डिग्री तो करता ही है कि जिससे एक माइलस्टोन मिल जाए, उसे एक रास्ता मिल जाए कि हाँ हमें यहाँ से कुछ करना है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक कॉमन चीज़ है कि आप वो डिग्री तो कोई एक लोगे ही लोगे, चाहे वेदर इट इज़ बीटेक BA BCom कुछ भी जो भी है या डिप्लोमा, तो वो आप कर लोगे। तो उसके बाद में क्या है कि उसके बाद अगर फिर से आप सेकंड टाइम भी आप डिग्री के लिए भाग रहे हो तो आप अपने साथ एक सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो। लॉस आपका क्या है कि जब आप कोई कोर्स करके निकलते हो तो आपके अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है कि यार ये जो कोर्स हमने किया है इससे रिलेटेड कुछ तो होगा। तो लोग एक्चुअली क्या है कि एक्सप्लोर, जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च ना करने की वजह से वो सिंपली फैमिली के प्रेशर या दोस्तों के कहने पे कि अरे भाई हम बीटेक भरे, चलो भाई तू भी भर दे भाई, साथ में करेंगे, घूमे टहलेंगे, तो वो इस चीज़ में होता है हाँ भाई चलो भर देते हैं। वो फिर से फैमिली के पैसे वेस्ट करने लगते हैं। तो एक्चुअली वो वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं है उस चीज़ के लिए। तो आप एक डिग्री लेने के बाद सबसे पहला एम करिए एक्सपीरियंस के लिए, और एक्सपीरियंस से पहले आती है पढ़ाई। तो आप थोड़ा पढ़ाई करें, रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार हम जहाँ जॉब करना चाहते हैं करनी भी है कि नहीं करनी है, तो क्यों करनी है, और नहीं करेंगे तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप एक्सपीरियंस को परस्यू नहीं करते किसी डिग्री लेने के बाद, कोई भी डिग्री हो, तो आपके साथ प्रॉब्लम यही होगा कि आप डिग्री लेने के बाद एकदम फ्रेशर रहोगे ना, तो आपको कोई भी कंपनी कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं देगी। जैसा कि मतलब मैंने देखा है कि हर डिप्लोमा स्टूडेंट का माइंड ये होता है कि भाई बीटेक कर लेंगे तो हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, बट एक्चुअली ये नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ आप यही समझें कि जब आप एक डिग्री ले लें तो आप भागें एक्सपीरियंस के लिए। जब आपको एक्सपीरियंस होगा और बीटेक, एमटेक, FBA ये सब चीज़ आप आराम से कर सकते हैं, बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बात हुई। लेकिन मैंने एक चीज़ सर आपके मतलब आपके अंदर देखा है कि आप गिटार को लेके बहुत पैशनेट रहते हो। तो आजकल के टाइम में जहाँ पे जो एक होता है ना क्विक ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि लाइक आप बहुत दुखी हो रहे होते हो, मतलब आपको बस ऐसा होता है कि आप 15 सेकंड की रील देख लो खुश हो जाऊंगा, या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया आप खुश हो जाते हो, और आप इधर उधर घूमते रहते हो कि तुरंत से ऐसा कोई क्विकली सा मैसेज मिले मैं खुश हो जाऊँ। एक ऐसे टाइम में एक हॉबी का रखना, और एक ऑन द अदर हैंड एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टिल दे आर वेरी कनेक्टेड। तो आपको क्या लगता है हॉबी की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आपकी गिटार की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल हॉबी की बात करें तो हॉबी एक्चुअली क्या है कि आपकी अगर हॉबी आपके पास कुछ नहीं है, और हॉबी एक्चुअली डेवलप कैसे करते हैं इसके लिए बहुत सिंपल मेथड रूल है जो एक्चुअली मैंने फॉलो किया है तो मुझे मिल गया। आप रैंडम कोई भी चीज़ उठाओ और उसको करना शुरू कर दो। वो कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग, आर्ट, डांस, कुछ भी हो सकता है, गिटार बजाना, कुछ भी, कोई भी चीज़। इनफैक्ट वो भागना, आप भागने लगो, भागने में इंटरेस्ट है तो आप भागो भाई, क्या दिक्कत है, आप एथलीट बन जाओगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब आप इस तरीके से कोई रैंडम काम ढूंढो जिसमें, अब ये नहीं है कि उसमें तुरंत आपका 100% इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, उसमें 6 महीने साल भर लगेगा, बट उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इस काम में मेरा ज़्यादा मन लग रहा है, तो इट मीन्स ये एक हॉबी बन सकती है। तो फिर जब आप मन लगेगा तो आप उसको करोगे, देन उसमें बेटर हो जाओगे, देन वो हॉबी बन जाएगी। लेकिन जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे देन वो हॉबी एक दिन पैशन में कन्वर्ट होगी। उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे साथ भी ये था कि मैंने जब गिटार स्टार्ट किया था तो वो एक एज एन हॉबी किया था कि हाँ भाई चलो ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में होता था कि भाई बजाना है तो मैं
मैं बस यही बजा लूँ, ये होता था कि इसका गोल था मेरा स्टार्टिंग में, हाँ भाई ठीक है थोड़ा बहुत होना चाहिए दिखाने के लिए, शुरू में मेरा ये था। लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि यार इससे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बदल रही हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सीरियस होकर के सोचा कि भाई ये मेरी लाइफ का पार्ट तो नहीं है। फिर पता लगा ये लिटरली मेरी लाइफ का पार्ट है। तो मैंने जब इस पर और थोड़ा सा समझा जाना और इसको डीप में इसको प्रैक्टिस करने लगा, फिर वो रेगुलर बेसिस पे हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है अब ये तो हो गया, अब फिर मैंने सोचा एक बार लाइव परफॉर्म करके देखते क्या रहता है। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ठीक ही ठाक था। मैं मेधा में ही मेरा इनफैक्ट पहला परफॉर्मेंस था। तो मेधा में मैं अतरंगी के लिए ऑडिशन के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने एक गिटार पीस बजाया था। उस टाइम मेरा गिटार भी एकदम फ्रेश आया था 1-2 दिन पहले, तो मेरा उसमें बिल्कुल कमांड नहीं था। तो वो परफॉर्मेंस तो लाइक बुरी ही थी, मेरे हिसाब से बहुत बुरी थी। बट एक्चुअली उससे मुझे पता क्या लगा कि जब आपको लोग देख रहे होते हैं, आपकी तरफ 4 आँखें होती, तो आप ना आप गड़बड़ कर देते हो अपने काम, डर आ जाता है आपके अंदर। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर फिर जब ऐसा आपके साथ हो जाएगा एक बार उस हॉबी को या पैशन को लेकर के, तो आप सोचोगे भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करोगे। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो कहीं भी आप जाओ, किसी के सामने बजाओ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि वो उस ऑडिशन ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उसमें मैं कुछ नए लोगों से मिला, फिर देन मेरा बैंड भी बना जो कि डिसबैंड भी हो गया बाद में, क्योंकि लोगों की थिंकिंग और मेरी थिंकिंग मैच नहीं करी उन लोगों की। तो एक्चुअली फिर जब ऐसा हुआ, तो जब मेरा बैंड भी स्टार्ट हुआ था, तो मैं बहुत खुश था कि यार एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो जब लोगों से तालमेल नहीं बैठा, तो वो डिसबैंड करना पड़ा मुझे मैं खुद ही हट गया उससे कि मुझे नहीं रहना। तो वो रहने के बाद में अब उसमें भी कई बातें कि मैं उस टाइम गिटार में इतना अच्छा नहीं था, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि अरे भाई तुम सही से नहीं बजाते हो, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी गलतियाँ गिनाई, जो कि लोगों का काम ही होता है कि गलतियाँ गिनाते हैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया, बहुत लोगों ने गलतियां गिना ली, अब ऐसे बन जाओ आप कि गलतियां तो छोड़ दो, इंसान आप तालियां रुके ना भाई। अगर आप खड़े हो, आप गिटार बजा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बिल्कुल। तो फिर मैंने सीरियसली बहुत ही सीरियस होकर के मैंने टाइम दिया, प्रैक्टिस करी, रिसर्च करके इस पर। इनफैक्ट गिटार में भी एक लिटरल पढ़ाई होती है, बुक्स होती हैं, तो मैंने पढ़ा, जाना, समझा, और देन मैंने इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किया। फिर प्रेजेंट के टाइम पर ऐसा है कि ये जो गिटार मेरे हाथ में है, ये पूरा ये हो चाहे ये वाला हो, ये सब मैंने अपनी मेहनत से ही कमाया है और खुद लिया है। क्योंकि पैशन के लिए अगर आप घर वालों से पैसे लेने लगोगे तो वो पैशन नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ एक हॉबी होगी जिसके लिए आप फैमिली वालों से थोड़ा सा अमाउंट ले रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जब आपका पैशन है तो आप खुद ही पैसे अर्न करो, और आपको जो गियर उससे रिलेटेड लेना वो आप खुद से लो। तो ये गिटार हो चाहे ये गिटार हो, ये सब मैंने खुद ही से बाय किए हैं। मैंने लाइव शोज़ किए, मैं बाहर गया। फिर सबसे मेन चीज़ है कि मैं जब बाहर जाने लगा तो मैं लोगों से कनेक्ट हुआ, बातें करी मैंने, तो मुझे कई लीड्स मिली। तो उन्होंने बोला कि यार भाई एक कैफ़े खुल रहा है, चलो वहाँ चल के परफॉर्म कर दो। तो मैं 1 बार गया, 2 बार गया, तो बहुत ख़राब रहा, क्योंकि मैं पहले बैंड में परफॉर्म करता था, देन मैं अकेले हो गया। तो अकेले मैनेज करना बहुत टफ होता है एक्चुअली। तो मैंने लेकिन जब मैनेज किया 6-7 बार, तो मुझे बहुत मैं कंफर्टेबल हो गया, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अब आ गया। तो बीच में बहुत आपके डिफरेंसेस आते हैं लोगों से, अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट से बहुत डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन आप जब उसको कवर कर ले जाओगे तो आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटल जो है एबिलिटी के साथ निकलते हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि आप जर्नी में आपके साथ होता है, कई बार लोग आपको उस चीज़ को लेके आपको टोकते हैं, बताते हैं कि आपकी ये कमी है या चीज़ है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने पत्थरों को अपनी ढाल कैसे बना लेते हो। और ये आपने किया अपनी जर्नी में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर लास्ट में मतलब आप गिटार लेके बैठे हुए हैं और मैंने आपको परिचय भी जो कराया वो गिटार का, तो एक कोई गाना हमारे व्यूअर्स को चाहूँगा कि आप सुनाएं। तो ये गाना भी एक जर्नी से रिलेटेड है, लकी अली का ओ सनम। ये गाना ऑफकोर्स सभी ने सुना होगा, सो यही गाना मैं गाना चाहूँगा। सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम, ज़माना के दिल है खिलौना जाना है, अब
क्या है दिल का लगाना नजरों से, अब ना ही हमको गिराना, मर भी गए तो भूल ना जाना। आँखों में बसी हो पर तुम दूर तो नहीं, दिल के करीब हो है मुझको ये यकीन। ओ सनम तेरे यार की कसम। व्हाट अ सरप्राइज़। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे लिटरली आपका ये गाना, और इस गाने में कहीं ना कहीं आपकी, जैसे आपने बोला भी आपकी जर्नी की झलक थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस आपके गाने को सुन के। तो जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम इस तरीके की कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप प्रखर से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनके इंस्टाग्राम चैनल का और यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे सीधे इनसे जुड़ सकते हो और इनके गानों को सुन सकते हो। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।